हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9th का जो भूगोल है, इसके तीसरे अध्याय तीसरे चैप्टर को, जो है आपका अपवाह स्वरूप। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से हम लोगों ने दो पार्ट पढ़ा था। पहला पार्ट में इस चैप्टर का परिचय को देखा था, और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने दूसरे भाग में प्रमुख रूप से सिंधु नदी और गंगा नदी के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा किया था। आई थिंक मुझे उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे प्रमुख रूप से पहला और दूसरा पार्ट, दूसरा भाग देख लिए होंगे। ठीक है, यदि आप में से कोई भी बच्चा पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के दोनों भाग को देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आसानी से आ जाए। आज के भाग में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु और गंगा नदी, जो दो महत्वपूर्ण नदी थी, उनके बारे में चर्चा कर लिया था। उनकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर लिया था। वे नदियाँ कहाँ से निकलती है, उसकी लंबाई कितनी है, सारे चीज़ों का हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था। ठीक है, तो उसी प्रकार से आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सारा डिटेल से अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंस नॉलेज मिलने वाले हैं इस नदी के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले निकलती कहाँ से बच्चों? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपका तिब्बत चीन से निकलती है। तो इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत कहाँ पर है? आपका चीन में स्थित है। तो तिब्बत स्थित मानसरोवर झील, वहाँ पर तिब्बत में एक झील है बच्चों, मानसरोवर झील। और तिब्बत किस लिए प्रसिद्ध है? तो तिब्बत का पठार बच्चों ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी ऊंचा है, इसलिए ये आपका प्रसिद्ध है। प्रमुख रूप से इसी तिब्बत के पठार के पास एक क्या है? मानसरोवर झील है। और उस मानसरोवर झील से ही इस नदी की उत्पत्ति थी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर से भी अधिक है। देखिए बच्चों, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग लगभग 2900 किलोमीटर से भी अधिक है। जबकि सिंधु नदी की लंबाई मैंने आपको बताया था 2900 किलोमीटर। और गंगा गंगा की लंबाई कितनी बचा बताया था आप लोगों को? 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को लंबाइयों को भी ध्यान रखना है कि कौन सी नदी की लंबाई सबसे अधिक है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका अधिकांश, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश परवाह क्षेत्र, परवाह बोलते बच्चों बहाव, परवाह क्षेत्र, यानी कि ये जो नदी अधिकांश जो बहती है, कहाँ पर बहती है? तो चीन में बहती है। ठीक है, सिंधु ही की बहाती भारत से बाहर स्थित है, यानी कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इसका बहाव क्षेत्र है, भारत से बाहर है। किस प्रकार? जैसे सिंधु नदी का पूरा प्रवाह क्षेत्र पाकिस्तान में है, उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी का ज़्यादातर जो प्रवाह क्षेत्र है वो आपका तिब्बत चीन में है। ठीक है, यह उत्तर में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर नामचा बड़ुआ शिखर के समीप अंग्रेजी के यू आकार की मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है बच्चों, ये उत्तर में हिमालय जो पर्वतमाला है इसके समानांतर चलती है। मान लीजिए ये आपका हिमालय पर्वत है, इस प्रकार से आपका हिमालय पर्वत है। तो यहाँ पर ये जो नदी है यहाँ से निकलती है तिब्बत से, और इस प्रकार से इसके समानांतर चलती है। ठीक है, इसके समानांतर लगभग लगभग। उसके बाद समानांतर चल करके क्या होती है? ये सीधा सीधा नामचा बड़ुआ नामक एक शिखर है, एक पर्वत है बच्चों हिमालय का। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं पर ये प्रवेश करती है भारत में, और वहाँ पर एक टर्न लेता है, मोड़ लेता है। किस प्रकार? तो नदी इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पर इस प्रकार से मोड़ लेता है, यू आकार का मोड़ लेकर के फिर सीधा भारत में आ जाता है। तो यहाँ पर है बच्चों आपका नामचा बड़ुआ नामक एक शिखर है, पर्वत है। और ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, भारत में है। तो यहाँ पर ये आपका यू आकार, अंग्रेजी का जो लेटर होता है यू, उसी के आकार का यहाँ पर टर्न लेता है और भारत में प्रवेश कर जाता है। भारत का कौन कौन सा राज्य? तो अरुणाचल प्रदेश में, फिर आसाम में, फिर उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में चलते हुए सीधा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। प्रमुख रूप से इसे यहाँ पर स्थानीय भाषा भाषा में दिहांग के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई लगा दीजिएगा। ये पोस्ट आप लोग का ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है इस चैप्टर का। तो आपको अगर कोई पूछेगा बच्चों कि अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख रूप से, अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसको वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी के नाम से। दिहांग नदी किसका उपनाम है? किसका दूसरा नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम दिहांग नदी, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। असम के समीप बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कपोली, लोहित, केनुला एवं अन्य सहायक नदियां दक्षिण से आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। यानी कि जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है बच्चों, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां उससे आकर के मिल जाती है, उनसे सहायक नदियां आकर के मिल करके उस नदी के साथ बह करके आसानी से आगे चली जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कि जब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकल करके चीन से होकर बहती है। तो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं। चीन में इसको क्या कहते हैं? सांगपो नदी।
कौन सी नदी इसको बोला जाता है, इसका नाम देता है बच्चों सांगपो। थोड़ा सा चीनी भाषा है तो चीनी भाषा आप लोग को इसी प्रकार से मिलेगा, सांगपो। और जब यही नदी कहाँ चली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में चली जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उस समय इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या नाम हो जाता है बच्चों, दिहांग, ठीक है। और यही आपका ब्रह्मपुत्र, यही नदी जब आपका कहाँ चले जाता है, असम में प्रवेश करती है, तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी। क्या नाम हो जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। इस प्रकार से इसका नाम बदल रहा है बार बार। अब जब ब्रह्मपुत्रा हो जाती है तो ये आपका, जब ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, पश्चिम, ये क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में ये जब प्रवेश करती है बच्चों, तो इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है इसका, जमुना। और जब ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी गंगा के साथ मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या नाम हो जाता है बच्चों, मेघना, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे नाम को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बात करते हैं आगे। असम के समीप बूढ़ी दिसांग, ये सारी सहायक नदियां होंगी। हिमालय से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में सुवनश्री, कामेंग, धनश्री, मनस और तीस्ता है। ये क्या है बच्चों, प्रमुख रूप से हिमालय की तरफ से आकर के मिलती है। आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा का उद्गम क्षेत्र। तो ब्रह्मपुत्रा का जो उद्गम क्षेत्र है बच्चों, तिब्बत की एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। शुष्क और शीत, शीत मतलब कि वहाँ पर ठंडी अधिक पड़ती है बच्चों, और शुष्क मतलब कि वर्षा ज़्यादा नहीं होती है, और वहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी कठोर है, ठीक है, शैलीय है, पठारीय क्षेत्र है, जहाँ नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है, यानी कि उसमें बालू की मात्रा नहीं के बराबर होती है बच्चों, क्योंकि काफ़ी सख्त चट्टानें होती है, तो उसको काट करके नदी अपने साथ नहीं ला पाती है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर सिल्ट की मात्रा काफ़ी कम होती है। और जब ये नदी उच्च पर्वत क्षेत्र से गुजरती है तथा असम में जब अनेक धाराएं उनसे मिलती है, तो इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। जब ये नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में प्रवेश करती है बच्चों, और वहाँ पर बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर के मिलती है, तो वो छोटी छोटी नदियाँ अपने साथ क्या लेके आती है, तो गाद लेके आती है अपने साथ, सिल्ट सिल्ट और बालू के और कंकर लेकर के आ रहे हैं, बजरी लेकर के आते हैं अपने साथ, और इस के साथ मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी में, तो सिल्ट की मात्रा उस समय ब्रह्मपुत्रा नदी में बढ़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर यह गुम्फित होकर अनेक द्वीपों यानी कि दियारा का निर्माण करती है, दियारा का जन्म कर देती है। जैसे मत इस प्रकार से ये आपका नदी आ रही है, ठीक है, ये आपका इस प्रकार से नदी हो गया। तो यहाँ पर जैसे ये नदी कहाँ पर प्रवेश करती है बच्चों, असम में प्रवेश करती है, तो असम में यहाँ पर मान लीजिए ये आपका सहायक नदी हो गया, एक सहायक नदी ऐसे हो गया, एक सहायक नदी इस प्रकार से आया, एक इधर से आया इस प्रकार से। तो ये नदियाँ क्या करती है, अपने साथ गाद और बालू लेके आती है, तो यहाँ पर लाके जमा करती है, तो यहाँ पर द्वीपों का निर्माण हो जाता है। नदी के बीच में सूखा क्षेत्र पड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नदी द्वीप। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको नदी द्वीप बोलते हैं। जब नदी के बीच में कोई सूखा क्षेत्र, बड़ा सा क्षेत्र हो जाए, उसमें कृषि फसल लोग रहने लगे, तो उसको बोलते हैं नदी द्वीप, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रमुख से, यहाँ पर एक नोट पॉइंट के रूप में दिया हुआ है बच्चों, इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में शांगपो, मैंने बताया था ये तो चीज़ आपको, तिब्बत में यानी कि चीन में इसको शांगपो, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार की पूर्ववर्ती यानी कि पूर्ववर्ती नदी है। तो यहाँ पर इसका बहुत सारा नाम हो गया, एक हो गया इसका सांगपो चीन में, ठीक है, दूसरा नाम इसका हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तीसरा इसका असम में नाम हो गया ब्रह्मपुत्रा, चौथा इसका बांग्लादेश में नाम हो गया जमुना, और पांचवा इसका नाम हो गया जब गंगा के साथ मिल जाती है तो मेघना, ठीक है। तो 5 इसका क्षेत्रीय नाम हो गया टोटल। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नदी आपका। प्रत्येक वर्ष जो है बच्चों, ऋतु में, वर्षा ऋतु में नदी की घाटी में अवसाद की मात्रा बढ़ने से जल का प्रवाह तटबंधों को पार कर अलग अलग क्षेत्र में फैल जाता है और बाढ़ का स्वरूप धारण कर लेता है। इससे असम और बांग्लादेश में काफ़ी भारी, यानी कि बांग्लादेश में भारी जानमाल की क्षति होती है, यानी कि बहुत ही भीषण बाढ़ लेकर के आती है बच्चों, जब सारी नदियां इसमें मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। अन्य हिमालय की नदियों की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की अधिक मात्रा में निक्षेप से नदी के मार्ग में बार बार परिवर्तन होता रहता है, यानी कि जब उसमें क्या होता है बच्चों, निक्षेप होने लगता है तो उसके मार्ग में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कार्यकलाप के रूप में कि बिहार में प्रवाहित होने वाले प्रमुख पूर्ववर्ती नदियों को सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको नदियों को सूचीबद्ध करने बोला है, बिहार में जो बहती है, तो आपको एक तरफ से कर देना बच्चों, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, सोन नदी, उसके बाद बेतवा नदी, केन नदी, पुनपुन, उसके बाद महानंदा, है ना, ये सारी नदियाँ आपका बिहार का, आप लोग मैप को देख करके ये कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं यमुना नदी। यमुना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ी नदी है। ये नदी महान हिमालय के यमुनोत्री, यानी यमुनोत्री क्या है बच्चों, एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है जहाँ से ये निकलती है।
हिमानी से निकलती है और इसकी लंबाई टोटल कितनी है तो 1375 किलोमीटर, 1375 किलोमीटर। अब सारा चीज़ आप लोग को याद रहेगा। सिंधु नदी का 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी का 2900 से अधिक, उसके बाद गंगा का 2525 किलोमीटर, यमुना नदी का 1375 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है यमुना नदी? यमुनोत्री से निकलती है। लंबाई तो बता दिया अभी। तो आगे अब हम लोग बात करते हैं इसका पॉइंट के रूप में कि ये दूरी तय करती है इतना। और ये प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का अभी प्रमुख रूप से बच्चों वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद का नाम अभी वर्तमान में क्या है? प्रयागराज। ठीक है, कहाँ पर है ये इलाहाबाद? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये जो यमुना नदी है ये गंगा के साथ मिल जाती है और गंगा के साथ मिल करके आगे प्रवेश हो जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ यानी कि जो आपका यमुना है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो चंबल, बेतवा, केन आदि हैं जो इसके दाहिने तट से आकर के मिलती है, यानी कि ये इस प्रकार से बहती है बच्चों। ये आपका हो गया यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी। अब देखिए ये बह रहा है इस प्रकार से, इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है तो इसका कौन सा बायां और दाहिना तट कौन हो गया? तो ये इस प्रकार से इधर जा रहा है। तो आप अगर मान लीजिए आप यहाँ पर खड़ा है और इस प्रकार से इधर जा रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ क्या होगा? इधर होगा, इधर होगा दाहिना हाथ, और इधर होगा आपका, इधर होगा बायां हाथ। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये नदी इस प्रकार से बह रही है तो इसका इधर वाला क्षेत्र क्या हो गया? दाहिना। तो दाहिनी ओर से इसको चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी आकर के इसमें मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग प्रमुख रूप से घाघरा नदी। घाघरा नदी ये नदी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के करनाली स्थित मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है। कौन सी हिमनद? तो यहाँ पर ग्लेशियर का नाम है मापचाचुंगो। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ये दक्षिण पूर्वी दिशा में बहकर हिमालय को पार करती है और इसे पर्वतीय क्षेत्र में करनाली एवं मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब घाघरा नदी पर्वतीय क्षेत्र में बहती है तो इसको क्या नाम जाना जाता है? इसको करनाली। और जब ये मैदानी क्षेत्र में बहता है तो इसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी नेपाल से प्रवाहित होती है। कहाँ से निकलती है? तो आपको पूछा जाएगा कि घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, बिहार से या फिर नेपाल से? तो आपको बताना है नेपाल से। नेपाल से होकर के कहाँ पर? छपरा, बिहार के छपरा के पास शारदा नदी का जल ग्रहण कर गंगा से मिल जाती है। ये कहाँ पर मिल जाती है? तो छपरा के पास सबसे पहले शारदा नदी का जल को ले लेती है अपने साथ, उसके बाद उस जाकर के गंगा में मिल जाती है। इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार दीजिएगा। यानी कि घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है बच्चों? सरयू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं गंडक नदी। गंडक नदी ये नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। यानी कि जो गंडक नदी है ये प्रमुख रूप से कहाँ से निकलती है? तो महान हिमालय। मैंने आपको पिछला चैप्टर में पढ़ाया था हिमालय के बारे में कि हिमालय 3 प्रकार का 3 वर्गों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। तो सबसे ऊंचा वाला जो हिमालय है वो महान हिमालय, उसी से निकलती है गंडक नदी। और ये आपका बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है बच्चों वहाँ पर प्रवेश करती है। कोई भी बच्चा अगर चंपारण जिले से है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मैंने गंडक नदी देखा है। ठीक है, इस नदी के परिवहन मार्ग में तीव्र परिवर्तन और अवसाद से अत्यधिक निक्षेपण से यहाँ बाढ़ की आशंका बनी रहती है। इस नदी के साथ कई पौराणिक किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है। यानी कि ये जो गंडक नदी है बच्चों इसके साथ कई कथाएं, कई कहानियाँ, छोटी छोटी बहुत प्राचीन कहानियाँ इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आगे के कक्षा में आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे है आपका कोसी नदी। ये आपका, तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, कोसी नदी काफ़ी बड़ा है और बिहार का बहुत ही प्रमुख नदी है, तो इसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ लिए प्रमुख रूप से कौन कौन सा नदी, तो हम लोगों ने पढ़ लिया ब्रह्मपुत्रा नदी, उसके बाद आपका यमुना नदी, उसके बाद फिर पढ़ा घाघरा नदी, घाघरा के बाद पढ़ा गंडक नदी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे आपका इंपॉर्टेंट नदियाँ हो गई बच्चों। 4 नदी के बारे में आज हम लोगों ने बात किया। इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बताया आप लोग को याद रखना है, अपने माइंड में ऐड कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को चैनल को शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। कहीं पर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं 100% आप लोग के सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी तरह से पढ़ाई करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।